हेलो डे स्टूडेंट, आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एडजॉर्प्शन के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग कैटालिस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कैटालिस्ट आपको वैसे पता ही है कि ऐसे सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं उनको कैटालिस्ट बोलते हैं। ठीक है ना। इक्विलिब्रियम में भी अपने कैटालिस्ट के बारे में एक जनरल आइडिया आपको लिया होगा। बट ये जो लेक्चर है आज पूरा कैटलिस्ट के बारे में ही है। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि ये थ्योरेटिकल टाइप का ही पूरा चैप्टर है। ओके, बर्जीलियस इन 1835 यूज द वर्ड कैटलिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर सम सबस्टेंस विच अल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड themselves remain chemically and quantitatively unchanged after the रिएक्शन एंड द फिनोमिना इज नोन एज कैटालिसिस। तो क्या बात यहाँ पे है, सबसे पहले चीज़ कि कौन था? बर्जीलियस। तो सबसे पहले कैटलिस्ट वर्ड किसने यूज किया? बर्जीलियस ने यूज किया 1835 में। एक ही बात। और वो क्या कर रहा है? वो सबस्टेंस रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर दिया, मतलब चेंज कर दिया। साथ साथ उसने क्या किया कि केमिकली इसमें कोई बदलाव नहीं आया और क्वांटिटी भी क्या है? अनचेंज है। और इस फिनोमिना को क्या बोला? कैटालिसिस। यानी व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट रिएक्ट आर विदाउट चेंज इज अमाउंट, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कैटालिसिस। ठीक है, एग्जाम्पल में पोटेशियम क्लोरेट वॉज हीटेड 653 से 873 केल्विन एंड इट गिव्स O2। देखो KClO3 को हीट कर रहे हैं, O2 गैस इवॉल्व हो रही है। लेकिन जैसे इस रिएक्शन में MnO2 यूज किया गया, तो MnO2 यूज करती क्या दिखा गया कि लो रिएक्शन पे, एट लो टेम्परेचर पर O2 क्या हो रही है? बहुत तेज़ी से रिलीज हो रही है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया बेटा? बढ़ गया। तो यहाँ MnO2 क्या है? कैटालिस्ट। क्लियर तक? तो कैटलिस्ट का डिफिनीशन क्लियर। कैटलिस्ट का पहले किसने वर्ड यूज़ किया? तो बर्जीलियस ने। कैटलिस्ट में केमिकली क्वांटिटेटिवली कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक, अब दो तरह के कैटलिसिस होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। क्या होता है होमोजीनियस कैटालिसिस? व्हेन कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट आर इन सेम फेज। यानी कि कैटलिस्ट और रिएक्टेंट का फेज क्या हो, मीन्स स्टेट सेम हो, है ना। प्रोडक्ट से यहाँ कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कैटलिस्ट और रिएक्टेंट की बात होती है। तो ऐसे प्रोसेस का नाम क्या होता है? होमोजीनियस कैटालिसिस। ओके, जैसे देखिए यहाँ SO2 और O2 रिएक्टेंट है और दोनों का स्टेट गैस है, और कैटलिस्ट NO है, उसका भी स्टेट क्या है? गैस है। अगले में सेकंड में CH3COH लिक्विड है, HCl भी लिक्विड स्टेट में है। रिएक्टेंट और कैटलिस्ट आपका सेम स्टेट है। यहाँ रिएक्टेंट एक्वस मीन्स लिक्विड स्टेट में, H2SO4 भी क्या? लिक्विड स्टेट में है। तो देखिए रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का स्टेट सेम है, तो ये सब क्या हो गए? होमोजीनियस कैटालिसिस के एग्जाम्पल हो गए। क्लियर? अब हेट्रोजीनियस में क्या होगा? हेट्रोजीनियस में व्हेन कैटालिस्ट एंड रिएक्टेंट आर इन डिफरेंट फेज, कि कैटलिस्ट और रिएक्टेंट का फेज डिफरेंट हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है नहीं? और ऐसे कैटलिस्ट को क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। अब जैसे देखिए यहाँ पे SO3 गैस, O2 गैस, बट प्लेटिनम क्या है? आपका सॉलिड है, स्टेट डिफरेंट हो गया। रिएक्टेंट ये गैस में है और ये क्या है? आयरन। कैटलिस्ट सॉलिड में है। यहाँ देखिए रिएक्टेंट गैस में है, अगेन प्लेटिनम सॉलिड है, और वेजिटेबल आया ये लिक्विड में है और ये गैस में है, बट कैटलिस्ट क्या है? सॉलिड है। तो कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट आर डिफरेंट। देन ये किसका एग्जांपल हो गया? हेट्रोजीनियस का। और जितने भी एग्जांपल बेटा यहाँ ये दिखे हुए हैं, तो ये एग्जांपल सब इम्पोर्टेंट आपको इसलिए हैं कि इनके कैटलिस्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है ना? ये पूछ सकता है कि भाई इस रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या होगा। ठीक है, फिर टाइप ऑफ कैटालिसिस। कितना टाइप के कैटालिसिस होते हैं? तो एक हो सकता है पॉजिटिव कैटालिसिस,
एक है निगेटिव कैटालिसिस, एक है ऑटो कैटालिसिस और एक होता है इंड्यूस्ड कैटालिसिस। क्या होता है पॉजिटिव कैटालिसिस में? क्या होता है कि पॉजिटिव कैटालिसिस में सबस्टांस इन विच द सबस्टांस जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, जो रेट ऑफ रिएक्शन को, मतलब कैटलिस्ट डाला तो जो रेट को बढ़ा दे, वो पॉजिटिव कैटालिसिस, ठीक है ना। तो एग्जांपल दे दिया है कि SO2 और O2 से SO3 बन रहा है, इसमें प्लेटिनम क्या है, पॉजिटिव कैटालिसिस का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? यानी ये रेट बढ़ा दे रहा है। तो ये एग्जांपल भी ध्यान रखना है, ये ऊपर भी यूज हो चुका है। निगेटिव कैटालिसिस की जो रेट को घटा दे, तो H2O2 से H2O प्लस O2, तो ये जो H2O2 क्या है, ये क्या कर रहा है कि H2O2 को डिकम्पोज होने में ये रोक रहा है। तो H2O2 क्या एक निगेटिव कैटालिसिस है, कैटालिस्ट है। और जितने भी रिएक्शंस बेटा ये सब आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये सब यही तो ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो आपसे ये पूछेगा कि H2O2 विल फॉर्म H2 प्लस O2, इसमें कौन सा निगेटिव कैटलिस्ट यूज होता है? तो आंसर क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ये हो गया पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट ऑन द बेसिस की कौन रेट बढ़ा रहा है और कौन रेट घटा रहा है। ऑटो कैटालिसिस क्या होता है कि वन ऑफ द प्रोडक्ट behave as a catalyst for that reaction and increase the rate of reaction, and this phenomena is called autocatalysis। कि ऑटो कैटालिसिस क्या है कि इसमें कोई अलग से कैटलिस्ट यूज नहीं कर रहे हैं, ऐड नहीं कर रहे हैं। क्या हुआ कि कोई रिएक्शन हो रहा है, शुरुआत में रिएक्शन स्लो था, बट जैसे प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो रिएक्शन फास्ट हो जाता है। यानी कि जो प्रोडक्ट बना है वो खुद ही कैटलिस्ट की तरह क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो इसी को क्या बोल देते हैं? ऑटो कैटालिसिस। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये ईस्टर है, पानी डालते ही ये बन रहा है, लेकिन इसमें देखा जाता है कि जैसे ही पहले शुरुआत में रिएक्शन स्लो होता है, बट जैसे ही प्रोडक्ट में एसिटिक एसिड फॉर्म होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ पर एसिटिक एसिड जो है, यानी CH3COH जो है, वो एक कैटालिस्ट की तरह काम कर रहा है, खुद प्रोडक्ट एक कैटालिस्ट की तरह काम कर रहा है। तो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ ऑटो कैटालिस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है। इंड्यूस्ड कैटालिस्ट क्या होता है? इंड्यूस्ड समझते हैं, जैसे इंडक्शन, इंड्यूस करना, यानी कि व्हेन वन रिएक्शन कैटलाइज अनदर रिएक्शन देन फिनोमिना इज कॉल्ड इंड्यूस्ड कैटालिस्ट। कि जब एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन को क्या करें, कैटलाइज करें। इसमें क्या था, सेम रिएक्शन का, ऑटो में क्या था, सेम रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या कर रहा था, उसको कैटलाइज कर रहा था। तो ये क्या है, ऑटो। लेकिन अगर दूसरे रिएक्शन, एक रिएक्शन का कोई भी प्रोडक्ट या कोई सब प्रोडक्ट दूसरे रिएक्शन को क्या करे, कैटलाइज करे, तो उसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस कैटालिसिस। तो ये चार होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑटो और इंड्यूस। ओके। अब एक वर्ड होता है प्रमोटर और एक्टिवेटर। कि प्रमोटर या एक्टिवेटर क्या होते हैं? तो सबस्टांस विच आर नॉट कैटलिस्ट देमसेल्फ बट इन प्रेजेंस कैन इंक्रीज द कैटलिक एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। प्रमोटर इंक्रीज द नंबर ऑफ एक्टिव साइट इन द सरफेस। अब ये क्या बोल रहा है कि ऐसे सबस्टांस जो खुद तो कैटलिस्ट नहीं है, बट ये क्या करते हैं, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, प्रमोटर या एक्टिवेटर। व्हाट इज प्रमोटर, एक्टिवेटर? द सबस्टांस which increase the activity of catalyst is called promoter। ओके। और कैसे करते हैं? तो प्रोमोटर इंक्रीज द नंबर ऑफ एक्टिव साइट। तो जितना ही ज़्यादा एक्टिव साइट होगा उतना ही कैटलिस्ट की एक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो प्रोमोटर का डेफिनेशन क्लियर। और क्या करते हैं ये बेसिकली, बाई इंक्रीजिंग द एक्टिव साइट ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। अब जैसे N2+3 विल फॉर्म अमोनिया, तो इसमें आयरन तो कैटलिस्ट है, बट मोलिब्डेनम क्या है, एक प्रोमोटर है। तो आपसे पूछ सकता है कि इस रिएक्शन में प्रोमोटर कौन है, कैटलिस्ट कौन है। ये हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल प्लस H2 निकल कैटलिस्ट है, बट कॉपर क्या प्रोमोटर है। CO प्लस H2 विल फॉर्म CH3OH,
ये सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इसमें कैटलिस्ट कौन है? तो जिंक ऑक्साइड, और प्रोमोटर कौन है? तो क्रोमियम ऑक्साइड। तो ये आपसे ये रिएक्शन देकर पूछ सकता है कि इनके कैटलिस्ट बताइए, इनके प्रोमोटर बताइए। तो ये सब रिएक्शंस आपको याद रखने हैं, कैटलिस्ट कौन है, प्रोमोटर कौन है। क्लियर बेटा? तो प्रोमोटर समझ में आ गया। अब एक वर्ड है कैटालिटिक पॉइजन और एंटी कैटलिस्ट। तो ये बिल्कुल प्रोमोटर का उल्टा है। क्या है? देखिए, सबस्टांस विच आर नॉट कैटलिस्ट देमसेल्फ बट हुज प्रेजेंस डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। यानी यहाँ क्या होगा, खुद ये कैटलिस्ट नहीं है, उल्टा हो गया, प्रोमोटर का जस्ट उल्टा, बट ये कैटलिस्ट के एक्टिविटी को घटा देते हैं। ठीक है? रीजन क्या है? पॉइजनिंग इज ड्यू टू द प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। होता क्या है कि ये जो है एक्टिव, आप ऐसा यूँ समझिए कि ये क्या करते हैं कि जो एक्टिव साइट होते हैं, एक्टिव साइट ऑन द सरफेस ऑफ जो कैटलिस्ट होते हैं उसको डिक्रीज कर देते हैं। और एक्टिव साइट अगर कम हो गया तो आपको पता है कैटलिस्ट का रेट बढ़ाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी। ठीक है? तो समझ में आ गया कैटलिक पॉइजन क्या होते हैं या एंटी कैटलिस्ट क्या होते हैं। सबस्टांस जो किसी भी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को घटा दें उसी को बोलते हैं कैटलिक पॉइजन और एंटी कैटलिस्ट। अब एग्जांपल देखिए, सेम एग्जांपल, N2+H2 अमोनिया आयरन कैटलिस्ट था, बट यहाँ पर CO और H2S क्या है, ये कैटलिक पॉइजन है। जैसे यहाँ क्या था, मॉलिबेडनम प्रमोटर था, बट ये क्या है, पॉइजन से एक्टिविटी घटा देंगे, रेट को घटा देंगे। 2SO2+O2 प्लैटिनम जो था कैटलिस्ट था, बट ये आर्सेनिक सल्फाइड क्या है, पॉइजन है। और RCOClH2 प्लैटिनम कैटलिस्ट है, बट बेरियम सल्फेट क्या है, पॉइजन है। तो अगेन ये तीनों एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा कि कौन कैटलिस्ट और कौन पॉइजन। ओके, अब बात करते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट, कि कैटलिस्ट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है? तो इक्विलिब्रियम में भी थोड़ा सा कैटलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स की हल्की सी बात होती है, बट यहाँ पूरा डिटेल में बात होने जा रही है। क्या? कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज इन मास एंड केमिकल कंपोजिशन एट द एंड ऑफ रिएक्शन, हाउएवर इट्स फिजिकल स्टेट कैन बी चेंज। तो सबसे पहला वही चीज़, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैटलिस्ट कभी रिएक्शन में रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कैटलिस्ट का अमाउंट क्या होता है, वो चेंज नहीं होता है, और न ही इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, चेंज नहीं होती। मे भी उसका फिजिकल स्टेट क्या हो जाए, वो चेंज हो जाए। ठीक? पहला एग्जाम्पल, ग्रेनुअल MnO2 ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 इज लेफ्ट एज पाउडर एट द एंड ऑफ रिएक्शन। तो MnO2 एक कैटलिस्ट है, वही जो KClO3 से KCl+O2 बन रहा था, तो उसमें बस वो ग्रेनुअल था पहले, अब क्या हो गया, वो पाउडर फॉर्म में हो गया, स्टेट चेंज हो गया, लेकिन न केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ है, न इसका मास चेंज हुआ है। दूसरा, कैटलिस्ट आर हाईली एफिशिएंट, फाइनली डिवाइडेड स्टेट ऑफ कैटलिस्ट मोर एफिशिएंट फॉर द रिएक्शन बिकॉज ऑफ सरफेस एरिया इंक्रीजेड एंड मोर एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस। तो कैटलिस्ट हाईली एफिशिएंट होता है, और क्यों होता है, जनरली हम लोग कैटलिस्ट है वो क्या करते हैं, फाइनली डिवाइडेड स्टेट यूज करते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल। क्यों? इस सरफेस एरिया बढ़ने से एक्टिव साइड बढ़ जाएंगे, और एक्टिव साइड बढ़ने से एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन आपका बढ़ जाएगा। तीसरा, अ कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट द रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं कर सकता। ठीक है ना? बट sometime the activation energy is so large that practically a reaction may not start until a catalyst lower the activation energy significantly। नहीं, कभी कभी क्या होता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता है, आपने जैसे केमिकल कैटलिस्ट पढ़ रखा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, यही होता है ना, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट, ये ट्रांजिशन स्टेट है, यहाँ प्रोडक्ट है, ये चीज़ क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तभी कम होगा जब ट्रांजिशन स्टेट तक अब अचीव हो जाए। तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो इसको जब क्या करते हैं, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसको लोअर कर देते हैं।
तो लोअर करने से क्या होता है, तब रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो जनरली कैटलिस्ट कभी रिएक्शन एक साथ स्टार्ट नहीं कर सकता है, लेकिन कभी कभी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा रिएक्शन होने के कारण हमको कैटलिस्ट ऐड करना पड़ता है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाए, थोड़ा लो हो जाए और फिर रिएक्शन हो। फॉर एग्जाम्पल H2 और O2 का नो रिएक्शन, H2O2 जब प्लेटिनम ब्लैक जैसे हम प्लेटिनम के प्रेजेंस में करते हैं तो H2O बना लेता है। क्यों? क्योंकि प्लेटिनम ने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दिया। ओके, बट डिफॉल्ट क्या है, कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट द रिएक्शन। हाईली स्पेसिफिक catalysts are generally specific in nature, a substance which acts as a catalyst in a particular reaction fails to catalyze another reaction। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैटलिस्ट स्पेसिफिक होता है कि ठीक है ना, कि जो कैटलिस्ट क्या है, जैसे एक रिएक्शन में अगर वो यूज हुआ है तो दूसरे रिएक्शन को वो कैटलाइज नहीं कर सकता है। फिर कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम स्टेट बट इट हेल्प टू रिटेन द इक्विलिब्रियम क्विकली। तो कैटलिस्ट जो भी इक्विलिब्रियम में पड़ रखा है कि कभी इक्विलिब्रियम स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है, बस वो इक्विलिब्रियम अचीव करता है क्विकली। क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता और घटाता है। तो इक्विलिब्रियम अचीव करने के टाइम में बदलाव आ सकता है, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि Kc की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता है। और कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन। यानी कि कैटलिस्ट कभी भी इंथैल्पी मीन्स डेल्टा एच, एंट्रोपी मीन्स डेल्टा एस, फ्री एनर्जी मीन्स डेल्टा जी। तो ये बता भी रखा है, ध्यान रखिएगा। इन तीनों क्वांटिटी को भी कैटलिस्ट चेंज नहीं कर सकता है। तो ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज कर सकता है, ना डेल्टा एच चेंज कर सकता है, ना डेल्टा एस चेंज कर सकता है, ना डेल्टा जी चेंज कर सकता है। ओके, हाईली एक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है, देयर इज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच द एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट इज मैक्सिमम। यानी कि जो कैटलिस्ट की जो एफिशिएंसी होती है वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में क्या होती है, मैक्सिमम होती है। दिस टेम्परेचर नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर? द पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट इज मैक्सिमम, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है ना। ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑप्टिमम टेम्परेचर द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट डिक्रीजेज। यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर से चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, फिर वो एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर यहाँ तक? ऑप्टिमम टेम्परेचर का रेंज जो जनरली है 298 टू 300 केल्विन। ये ह्यूमन बींग्स के लिए है। ये किसके लिए? फॉर ह्यूमन बींग्स ये ऑप्टिमम टेम्परेचर का रेंज होता है। ह्यूमन बींग्स के अंदर जितने भी जो रिएक्शन कैटलाइज होते हैं वो इसी टेम्परेचर पे होते हैं। हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच। कैटलिस्ट जो है उसकी एक्टिविटी पीएच पर भी डिपेंड करती है ना। ऑप्टिमम पीएच बस वही पीएच जिस पर कैटलिस्ट हाईली एक्टिव होता है उसी को बोलते हैं ऑप्टिमम पीएच। और ये पीएच रेंज जनरली 5 से 7 होता है। इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर आर पॉइजन। जो कैटलिस्ट होता है वो अभी जो हमने पढ़ा था इनहिबिटर या पॉइजन, क्योंकि पता है कि एक्टिव साइट्स को डिक्रीज कर देते हैं तो जिससे कैटलिस्ट की एक्टिविटी क्या होती है वो कम हो जाती है। ठीक है ना। दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैटलिस्ट। अब ये जो है एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। हेट्रोजीनियस समझ ही रहे हैं, जहाँ पे रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फेज क्या हो, डिफरेंट हो, उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। और एडजॉर्प्शन थ्योरी कि कैसे उसके अंदर एडजॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन के माध्यम से कैसे कैटालिसिस होती है। तो देखिए इंपॉर्टेंट छोटी सी थ्योरी है। दिस थ्योरी एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट एंड दिस थ्योरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू थ्योरी, intermediate compound formation theory and old adsorption theory. The catalytic activity is localized on the surface of on the catalyst। ठीक है ना। तो क्या क्या बातें कह रहा है अब वो देखिए। पहले तो इसमें हम लोग हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। इस थ्योरी में 2 थ्योरी हैं कंबाइन। कौन कौन? पहली थ्योरी इंटरमीडिएट कंपाउंड इन्फॉर्मेशन थ्योरी। इंटरमीडिएट कंपाउंड का है जो कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ रखा है कि रिएक्टेंट से जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं तो उसमें क्या होते हैं, इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं। तो वही कह रहा है, वही इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी।
और ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या है? एडजॉर्प्शन थ्योरी में क्या है कि बस कैटलिस्ट पर क्या हो रहा है, कैटलिस्ट का जो सरफेस होता है, क्या होता है, जो सरफेस होता है, तो सरफेस पे रिएक्टेंट क्या होते हैं, एडजॉर्ब होते हैं और फर्दर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये है। अब ये 5 मैकेनिज़्म क्या है, वो मैकेनिज़्म देख लीजिए 5 स्टेप में। 5 स्टेप क्या है? डिफ्यूज़न ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, यानी कैटलिस्ट के पास रिएक्शन डिफ्यूज़ होकर पहुंचेगा। फिर एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। अब क्या होगा कि जब पहुंच गया है अब एडजॉर्ब होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होंगे, एडजॉर्ब होंगे। एडजॉर्प्शन कैसे होगा? डेफिनेटली बेटा रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के बीच में कोई ना कोई बॉन्ड फॉर्म होगा। फिर फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट, कि जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट मिल गए हैं तो वो एक क्या बनाएंगे, इंटरमीडिएट क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। फिर फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट ऑन द कैटलिस्ट सरफेस। अब क्या होगा कि जो रिएक्टेंट है, अब वो जो कैटलिस्ट सरफेस पे जो रिएक्टेंट प्रेजेंट है अब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। और पांचवा कि अब डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस आर डिजॉर्प्शन, कि अब डिजॉर्प्शन होगा, मीन्स अब जो प्रोडक्ट बन चुका है वो कैटलिस्ट सरफेस से हट जाएगा। मीन्स क्या है वो एग्जाम्पल यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन करके रखा हुआ है कि लेट कंसीडर अ H2 gas on ethylene in presence of nickel catalyst, the reaction takes place follow। तो यहाँ रिएक्टेंट कौन है, तो हाइड्रोजन और इथिलीन आपका क्या है, रिएक्टेंट है और निकल कैटलिस्ट है। तो देखिए क्या हो रहा है कि निकल कैटलिस्ट में पहले हाइड्रोजन डिफ्यूज़ हुआ, तो ये डिफ्यूज़ हुआ पहला। डिफ्यूज होने के बाद इनका देखिए डिफ्यूज होकर नज़दीक आ गए। अब क्या है दूसरा स्टेप कि इनका फिजिकली एडजॉर्प्शन, कि निकल में ये हाइड्रोजन क्या हो रहा है, देखिए एडजॉर्ब हो रहा है, ठीक है ना, सॉरी। तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है और ये कैटलिस्ट है। अब क्या होगा अगला स्टेप कि केमिकल एडजॉर्प्शन स्ट्रेन। अब ये जो हाइड्रोजन है अब इनके बॉन्ड टूट रहे हैं और इनके बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये बना आपका क्या, दिस इज योर इंटरमीडिएट, ठीक है ना। और सॉरी इथिलीन है, तो इथिलीन, अब ये आया दूसरा रिएक्टेंट, क्या आया, दूसरा रिएक्टेंट आया इथिलीन। पहला ये दो रिएक्टेंट है हाइड्रोजन और इथिलीन निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बनने वाला इथेन। तो पहले हाइड्रोजन डिफ्यूज़ हुआ, एडजॉर्ब हुआ, उसके बाद से C2H4 अब डिफ्यूज़ हो रहा है, ये डिफ्यूजन स्टार्ट हुआ। फिर केमिकल एडजॉर्प्शन मीन्स हाइड्रोजन और ये C2H4 के बीच में बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ और ये हो गया एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट। और फर्दर क्या हुआ, अब ये C2H6 कन्वर्ट हो गया, मीन्स प्रोडक्ट यहाँ बन चुका है, लेकिन अभी प्रोडक्ट क्या है, कैटलिस्ट अटैच है। अब प्रोडक्ट डिफ्यूज होगा, अब देखिए अलग हो गया कि कैटलिस्ट अलग हो गया और प्रोडक्ट अलग हो गया। तो यही 5 स्टेप में क्या हो रहा है, तो यही एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस वर्ड क्यों यूज कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड स्टेट में है निकल, और रिएक्टेंट जो है वो सब क्या है आपके गैसियस स्टेट में है। तो अगर स्टेट डिफरेंट होगा तो उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो आप देख रहे हैं बस क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट्स एडजॉर्ब हो रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट एंड फाइनली दे विल फॉर्म इंटरमीडिएट एंड देन फाइनली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट एंड अगेन दे डिजॉल्व, डिजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, यानी कि वो हट जा रहे हैं। तो इसी का नाम क्या है, एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट, ठीक है ना। सो क्या क्या बात इसमें है कि इट इज़ मेड ऑफ 2 थ्योरी, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी एंड ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी। तीसरी चीज़ जो कैटलिक एक्टिविटी है वो क्या होता है, सरफेस ऑफ कैटलिस्ट पर ही क्या होती है, बस लोकलाइज्ड होती है। और इस पूरी चीज़ को, इस पूरे मैकेनिज्म को 5 स्टेप में हम लोगों ने लिख दिया है और ये 5 स्टेप हैं। पहले रिएक्टेंट डिफ्यूज होकर कैटलिस्ट सरफेस के पास आएगा, फिर रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल क्या होंगे, सरफेस पर एडजॉर्ब होंगे, फिर जब सारे रिएक्टेंट एडजॉर्ब हो जाएंगे तब तीसरा स्टेप फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट, और जब एक्टिवेट इंटरमीडिएट बन गया तो चौथे स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट, की रिएक्शन प्रोडक्ट अब क्या होगा, फॉर्म होगा ऑन द कैटलिस्ट सरफेस। और फिर 5वां स्टेप जो प्रोडक्ट बन चुका है वो कैटलिस्ट सरफेस से वो रिमूव होगा, मीन्स दिस इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। क्लियर बेटा। तो यही आपका सिंपल सा एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस
कैटालिस्ट है। अब नेक्स्ट है फैक्टर सपोर्टिंग थ्योरी, ठीक है ना। क्या क्या फैक्टर्स हैं? दिस थ्योरी एक्सप्लेन द रोल ऑफ एक्टिव सेंटर। ओके, मोर फ्री वैलेंसी which provides the more space for more adsorption and concentration increases as a result in the increasing rate of reaction। यानी ये बात कह रहा है क्या क्या फैक्टर हैं जो इस थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं कि जितना ही एक्टिव सेंटर ज़्यादा होगा, एक्टिव सेंटर ज़्यादा होने का मतलब क्या है, फ्री वैलेंसी जितना ही वहाँ पर ज़्यादा होगी, जितनी फ्री वैलेंसी ज़्यादा होगी उतना ही एड्जॉर्प्शन के लिए स्पेस ज़्यादा होगा, और जितना एब्जॉर्प्शन के लिए स्पेस ज़्यादा होगा उतना ही कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ेगा सरफेस पे, जिससे रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तुमको पता ही कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट बढ़ता है। तो पहला चीज, रफ सरफेस है मोर एक्टिव सेंटर एंड पोर्स, कि अगर रफ सरफेस है तो उसमें मोर एक्टिव सेंटर्स एंड पोर्स हैं एंड देयर विल बी मोर फ्री वैलेंसी, सो मोर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। जितना रफ सरफेस होगा तो सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होगा, तो उस केस में फ्री वैलेंसी उतनी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। अगला क्या है, द थ्योरी एक्सप्लेन द सेंटर ऑफ एक्शन ऑफ प्रमोटर which occupied the interstitial void. As a result, surface area for the adsorption increases, therefore rate of reaction increases। कि अब देखो यहाँ से वो समझा रहा है थोड़ा सॉलिड स्टेट का आप लोगों को आइडिया कि जो प्रमोटर कैसे करता है, कि प्रमोटर क्या करता है कि जो कैटलिस्ट के बीच में देखो ये इस पोजीशन को क्या कर लेता है, वाइडल पोजीशन को ये ऑक्यूपाई कर लेता है, जिससे सरफेस एरिया बढ़ गया, कैटलिस्ट का सरफेस एरिया बढ़ गया। इस तरीके से प्रमोटर क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। तो ये प्रमोटर कैसे बढ़ाता है वो दिखा रहा है। फिर उसके बाद से अगला थ्योरी वो इनहिबिटर के बारे में है। इनहिबिटर जिसको आप पॉइजन बोल सकते हैं, कि दिस थ्योरी एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ पॉइजन ऑन इनहिबिटर इन द पॉइजनिंग प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन टेक्स प्लेस ऑन द कैटलिस्ट। देखो कि यहाँ पर ये एड्जॉर्प्शन हो गया, तो एड्जॉर्प्शन होने से क्या हो गया, सरफेस एरिया उसने क्या कर दिया, घटा दिया, एक्टिव साइट्स घटा दिए, तो फिर रिएक्टेंट के लिए जगह क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है ना। सरफेस एरिया फॉर एड्जॉर्प्शन ऑन द कैटलिस्ट डिक्रीजेज एंड द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज। तो इस एड्जॉर्प्शन थ्योरी से हमने ये देखा कि चारों बातें जिससे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ सकता है, घट सकता है, वो सारी बातें भी क्या हो रही हैं, एक्सप्लेन हो जा रही हैं। क्या कि कैसे एक्टिव साइट बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, या दूसरा कैसे सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, या कैसा प्रमोटर के कारण रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, और कैसे पॉइजन या इनहिबिटर के कारण रेट ऑफ रिएक्शन घटता है। तो वो सब बातें भी इस थ्योरी के माध्यम से क्या हो जा रही है, एक्सप्लेन हो जा रही हैं। तो इसका मतलब ये थ्योरी और स्ट्रांग हो जा रही है कि हाँ भाई, कि यही थ्योरी क्या करती है, हेट्रोजीनियस एड्जॉर्प्शन को डिसाइड करती है। अब ये कुछ इंडस्ट्रियल कैटलिक रिएक्शन है, इंडस्ट्री के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस होती हैं, जिनसे प्रोडक्ट जो बनते हैं और डिफरेंट हम सेक्टर में इसको यूज करते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट वो क्या रिएक्शंस हैं, और उस रिएक्शन में यूज होने वाले क्या क्या कैटलिस्ट हैं, क्योंकि दीज ऑल द कैटलाइज रिएक्शंस। और ये जितने भी रिएक्शंस हैं, जैसे पहला रिएक्शन जो हाइबर प्रोसेस है, जो कि नमूनिया का फॉर्मेशन है, तो ये हम लोग ग्रुप 15 में डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ये भी ग्रुप 15 में नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन 16 ग्रुप में पढ़ेंगे पी ब्लॉक में, और ये भी ओलियम 16 ग्रुप में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये दोनों ही सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन है, पहला लेड चैम्बर प्रोसेस है, दूसरा क्या कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शंस हैं, इनको डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि इनमें क्या क्या कैटलिस्ट यूज होते हैं। तो पहला क्या है, हाइबर प्रोसेस में N2 + H2 फॉर्म अमोनिया। कैटलिस्ट क्या है बेटा, फाइनली डिवाइडेड आयरन एंड मोलिब्डेनम एज प्रमोटर। टेम्परेचर 450 से 500 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 200 ATM। तो ये इसकी पूरा कैटलिस्ट, प्रेशर और टेम्परेचर। ओस्टवाल्ड प्रोसेस जो होता है, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं किससे, अमोनिया से। सबसे पहले NO बनाते हैं, NO से NO2 बनाते हैं, फिर ठीक है ना, फिर NO से क्या होता है, HNO3 बनता है, ठीक है। तो फाइनली इसमें HNO3 बनता है, और जो होता है वो प्लेटिनाइज, जिसमें प्लेटिनम क्या करते हैं, यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। टेम्परेचर लगभग 300 डिग्री सेल्सियस। फिर H2SO4 बनाने का एक तरीका क्या, लेड चैम्बर प्रोसेस, जिसमें से SO2 से H2SO4 बनता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, इसमें आपका नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब क्या,
NO, तो ये आपका कैटलिस्ट की तरह काम करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर कॉन्टैक्ट प्रोसेस एक अलग प्रोसेस होता है, इसमें भी SO2 से H2SO7 बनाते हैं और फिर H2SO7 से हम लोग H2SO4 बनाते हैं। इसमें क्या होता है, या तो प्लेटिनम या वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5, ये है जो हम क्या करते हैं कैटलिस्ट यूज करते हैं। टेम्परेचर 400 से 450 रहता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिनको हम लोग को फिर P ब्लॉक में पढ़ना है। बट चूँकि इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है जो इंडस्ट्रियल यूज होते हैं, और इसमें है ना कैटालिस्ट कौन है, प्रमोटर अगर है तो कौन है, और प्रेशर और टेम्परेचर भी, तो वो सब यहाँ मेंशन है और ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है। ओके, कि हैबर प्रोसेस में क्या कैटलिस्ट यूज करते हैं, और शॉर्ट प्रोसेस में क्या कैटलिस्ट यूज करते हैं, लेड चैम्बर प्रोसेस में क्या कैटलिस्ट यूज करते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या कैटलिस्ट यूज करते हैं। ओके बेटा, उसके बाद से अगला एक जो कैटलिस्ट, एक स्पेशल टाइप का कैटलिस्ट होता है, इसको बोलते हैं सेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। यानी कि ये जो कैटलिस्ट कहीं ना कहीं सेप के ऊपर क्या होता है, डिपेंड करता है। तो क्या होता है, देखिए, कैटालिसिस एक्शन डिपेंड अपॉन 2 थिंग, शेप ऑफ कैटलिस्ट मीन्स पोर स्ट्रक्चर एक्टिविटीज, और साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यानी कैटलिस्ट का शेप, यानी कैटलिस्ट के अंदर जो पोर्स हैं उसका साइज, और दूसरा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के साइज। इन दोनों बात पे अगर डिपेंड करते हैं तो ऐसे कैटलिस्ट का नाम क्या होता है, सेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। इतना क्लियर? व्हाट इज सेप सेलेक्टिव कैटालिसिस? द कैटालिसिस एक्शन विच डिपेंड अपॉन शेप ऑफ कैटलिस्ट एंड साइज ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, दिस टाइप ऑफ कैटालिसिस कॉल्ड सेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है जियोलाइट। तो जियोलाइट बेसिकली क्या है बेटा, एक सेप सेलेक्टिव कैटालिसिस है, कैटालिस्ट है। जियोलाइट के बारे में थोड़ा सा बातें, 2-4 पॉइंट्स जो डायरेक्ट पूछ सकता है। दे आर हनीकम्ब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज सेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। तो पहला पॉइंट, कैसा स्ट्रक्चर होता है, हनीकम्ब, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, उस तरीका इसका स्ट्रक्चर होता है। दे आर माइक्रोपोरस एल्यूमिनियम सिलिकेट विथ 3D सिलिकेट। तो ये किसका बना होता है बेटा, ये क्या है, बेसिकली एल्यूमिनियम सिलिकेट है, इन विच सिलिकॉन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय द एल्यूमिनियम एटम्स। यानी कि जो SiO2 जो होता है ना, सिलिकेट जो होता है, तो सिलिकेट में सिलिकॉन की जगह कुछ जगह एल्यूमिनियम से रिप्लेस कर देते हैं, तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन सिलिकॉन, ये लिंक बन जाता है और इसी को बोलते हैं एल्यूमिनियम सिलिकेट। और यही क्या है, जियोलाइट का कंपोजिशन होता है। जो पोर का साइज होता है वो क्या होता है, रेंज, तो 260 से 740 पिकोमीटर के बीच में ये साइज होता है। और जनरल फार्मूला क्या होता है, तो ये फार्मूला है आपका एल्यूमिनियम सिलिकेट का, Na(x/N AlO2x SiO2y(Z)H2O। तो बस ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द फार्मूला ऑफ जियोलाइट। तो जियोलाइट क्या होता है, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। क्या होता है कि जो 3D सिलिकेट में, यानी इट इज़ एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिंपल। पोर का साइज 260 से 740 पिकोमीटर। और जनरल फार्मूला क्या है, सो दिस इज द जनरल फार्मूला। ओके, सीधे आपसे यही सब पूछेगा कि साइज बता दीजिए, जनरल फार्मूला बता दीजिए। यूजेज ऑफ जियोलाइट, तो इसका जो सब NCERT में जो मेंशन यूज है, जो कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है, कि इट इज़ यूज एज अ कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री फॉर क्रैकिंग हाइड्रोकार्बन एंड आइसोमरिज्म, दैट इज ZSM5। तो ZSM5 एक कैटलिस्ट है, कौन सा कैटलिस्ट है, जियोलाइट है। तो क्या करता है ये, एल्कोहल को, हाइड्रोकार्बन को क्या करता है, गैसोलीन मीन्स पेट्रोल में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। कौन, GSM5। तो ये एग्जाम्पल इकलौता जो NCERT में मेंशन है, तो वही लिख रहा है, इट कन्वर्ट एल्कोहल डायरेक्टली इनटू गैसोलीन बाय डिहाइड्रेटिंग देम टू गिव अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। किया, तो एक सेप सेलेक्टिव कैटालिसिस, उसी के एग्जाम्पल जियोलाइट। जियोलाइट का कुछ इन्फॉर्मेशन जो डायरेक्ट पूछ सकता है, और एक ही यूज जियोलाइट का दे रखा है कि वो एल्कोहल को डायरेक्ट गैसोलीन में क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है। GSM5 नाम है इसका। ओके, नाउ इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट। सॉलिड कैटालिस्ट के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, तो यहाँ 2 फीचर होते हैं, एक तो एक्टिविटी होता है और एक होता है सेलेक्टिविटी। ठीक है ना। एक्टिविटी क्या होता है वो देखिए, द एक्टिविटी ऑफ अ कैटालिस्ट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ केमिजॉर्प्शन टू अ लार्ज एक्सटेंट। एक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगा, तो दैट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ
Kemi's option. Okay. The reactant must be get absorbed reasonably strong on the catalyst to become active. कि जो आपका रिएक्टेंट है वो स्ट्रांगली एब्जॉर्ब होना चाहिए कैटलिस्ट को क्या करने के लिए, एक्टिव करने के लिए. हाउएवर they must not get absorbed so strongly that they are immobilized and the other reactant are left with no space on the catalyst surface for the adsorption. बट ये एडजॉर्प्शन इतना भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होना चाहिए कि फर्दर वहाँ से वो डिजॉर्प्शन ना हो पाए, हट ही ना पाए. ठीक है ना. तो ये बात से बस क्या निकल गया, पहला चीज़ कि एक्टिविटीज डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ केमिज ऑप्शन. दूसरा कि एडजॉर्प्शन इतना स्ट्रांग भी नहीं होना चाहिए कि रिएक्टेंट वहाँ से रिमूव ना हो पाए. फिर एक एग्जांपल बोल रहा है कि इट इज़ फाउंड दैट फॉर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन द कैटलिक एक्टिविटी इंक्रीजेज फ्रॉम ग्रुप 5 टू ग्रुप 11 मेटल with the maximum activity being shown by the group 7 to 9 element of the periodic table. ठीक है ना. ये यहाँ तक क्लियर. तो ये ध्यान रखिएगा क्या, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए कैटलिक एक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ से कहाँ बढ़ती है, तो ग्रुप 5 से ग्रुप 11 में. ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहा है. और मैक्सिमम एक्टिविटी कौन सा करता है, तो 7 to 9. ये भी जेईई मेंस में पूछ चुका है इन्फॉर्मेशन. तो इसमें एक तो थ्योरी क्या निकल कर आई कि एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ केमिज ऑप्शन. और दूसरा पर्टिकुलर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए जो बताया एक्टिविटी का ऑर्डर वो ग्रुप नंबर 5 से ग्रुप नंबर 11 है. और मैक्सिमम एक्टिविटी ग्रुप 7 से 9 के एलिमेंट्स क्या करते हैं, शो करते हैं. ये हो गई एक्टिविटी. बात करते हैं सेलेक्टिविटी. व्हाट इज सेलेक्टिविटी. सेलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट is its ability to direct a reaction to yield a particular product selectively. मतलब क्या है कि कोई कैटलिस्ट की सेलेक्टिविटी क्या डिफाइन होती है कि वो पर्टिकुलर रिएक्शन को पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है ना. रिएक्टेंट को पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है. व्हेन अंडर द सेम रिएक्शन कंडीशन में मेनी प्रोडक्ट आर पॉसिबल. इवन रिएक्टेंट क्या हो, सेम हो, बट कैटलिस्ट अगर आप चेंज छोड़ दोगे तो प्रोडक्ट क्या कर जाएंगे, वो चेंज कर जाएंगे. सेलेक्टिविटी ऑफ डिफरेंट कैटलिस्ट फॉर सेम रिएक्टेंट इज डिफरेंट. वही बोल रहा है कि अगर कैटलिस्ट डिफरेंट है तो सेम रिएक्टेंट के लिए प्रोडक्ट क्या होगा, डिफरेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग विद द H2 and Cu यूजिंग डिफरेंट कैटलिस्ट एंड वी गेट डिफरेंट प्रोडक्ट. अब ये तीनों प्रोडक्ट आपको ध्यान रखना है. देखो COH2 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 तीनों में क्या है, रिएक्टेंट सेम है. बट देखिए यहाँ निकल कैटलिस्ट है, ये कापर जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड का मिक्सचर है, और ये कॉपर यहाँ सिर्फ है. प्रोडक्ट देखिए, पहले में मीथेन H2 बन रहा है, दूसरे में मिथेनॉल बन रहा है, तीसरे में मिथेनॉल बन रहा है. ओके. तो रिएक्टेंट आर सेम बट इफ वी यूज द डिफरेंट कैटलिस्ट प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट. और यही चीज़ क्या कहलाती है, सेलेक्टिविटी. ओके बेटा. दिस thus it can be inferred that the action of catalyst is highly selective in nature. As a result of substance which acts as a catalyst in one reaction may fail to catalyze another reaction. यानी ये नहीं कि जो कैटलिस्ट है वो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए वो सबस्टांस कैटलिस्ट है, हो सकता है दूसरे रिएक्शन में वो कैटलिस्ट की तरह काम ना करे. तो एक्टिविटी सेलेक्टिविटी क्लियर. ओके. अब हम बात करते हैं एंजाइम कैटलिस्ट. आपको पता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो खुद एक क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है. ये भी क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं. ठीक है ना. तो अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि होते क्या है एंजाइम्स. तो एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो ये कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ये पहली चीज़. विच आर प्रोड्यूस बाय द लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. कौन देता है, तो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स, यानी लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स तो लिविंग रहते ही हैं. दे आर एक्चुअली प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ हाई मॉलिकुलर मास. क्या होते हैं, ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है लेकिन इनका मॉलिकुलर मास ज़्यादा होता है. एंड फॉर्म कोलाइडल सोल्यूशन इन वाटर.
और पानी के अंदर एक कोलाइडल सोल्यूशन फॉर्म। कोलाइडल सोल्यूशन पढ़ रखा है जैसे सस्पेंशन, कोलाइड, तो वही ये कोलाइडल सोल्यूशन है। इनफैक्ट कोलाइडल सोल्यूशन हमारा अगला लेक्चर में वही डिस्कस होने वाला है। दे आर वेरी इफेक्टिव कैटलिस्ट, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं, यानी कि जितने भी इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं उनके रिस्पेक्ट में बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मीन्स एंजाइम आर हाईली एफिशिएंट, catalyze numerous reaction, especially those converted with the natural process. Numerous reaction that occur in the bodies of animal and plants to maintain the life process are catalyzed by enzymes. यानी बॉडी के अंदर बहुत सारे जो रिएक्शंस होते हैं वो एंजाइम ही कैटलाइज करते हैं। The enzymes are thus termed as a biochemical catalyst. इनको हम बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं और इस फिनोमिना को बायोकेमिकल कैटालिसिस भी कहते हैं। तो व्हाट आर एंजाइम? तो दीज आर द बायोकेमिकल कैटलिस्ट। मेनी एंजाइम हैव बीन ऑप्टेड इन प्योर क्रिस्टलिन स्टेट फ्रॉम द लिविंग सेल, बहुत सारे एंजाइम ऑप्टेड किए जा चुके हैं। हाउ एवर द फर्स्ट एंजाइम वॉज सिंथेसाइज इन द लैब इन 1969। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन ही है, आजकल जेईई मेंस में इन्फॉर्मेशन खूब पूछ रहा है। तो 1969 में पहला एंजाइम सिंथेसाइज किया गया। एंड दे फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन, और ये कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस हैं। ओके, और इनमें से बहुत सारे रिएक्शन आपने 9th-10th स्टैंडर्ड में भी देख रखा है। जैसे पहला है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये केमिकल कैटिस में पढ़ रखा है। द इन्वर्टेज एंजाइम कन्वर्ट केन शुगर इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तो ये रिएक्शन है, इसमें एंजाइम कौन है? इन्वर्टेज। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल, फर्मेंटेशन अगर आपको याद आ रहा हो तो जाइमेज एंजाइम कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ग्लूकोज कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट इज द एंजाइम? जाइमेज। तो पहला में इन्वर्टेज, दूसरे में जाइमेज। कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज, हाँ आप लोग इनफैक्ट बायोमॉलिक्यूल जो चैप्टर केमिस्ट्री में है जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये बातें फिर से ये सब बताई जाएंगी और डिटेल में। डाइस्टेज एंजाइम कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज, तो ये बेटा स्टार्च का फॉर्मूला है और ये आपका माल्टोज है, और कौन कन्वर्ट कर रहा है? ये डाइस्टेज एंजाइम है। कन्वर्जन ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज, तो ये है माल्टोज और ये है ग्लूकोज और ये एंजाइम है माल्टेज। डीकम्पोजिशन ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिएज एंजाइम, तो ये हो गया यूरिया, ये हो गया अमोनिया और CO2, कौन कर रहा है कन्वर्ट? यूरिएज एंजाइम। तो ये सारे एंजाइम्स रिएक्शन पूछे जा सकते हैं। In stomach, the pepsin enzyme convert protein into peptides, while in intestine, the pancreatic trypsin, ये भी एक एंजाइम है, कन्वर्ट प्रोटीन इनटू द अमाइनो एसिड बाय हाइड्रोलिसिस। तो स्टोमक की बात कर रहा है कि पेप्सिन और एक पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन के क्या काम हैं। और कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, है ना, खूब दही हम लोग बनाते हैं तो मिल्क इनटू कर्ड, ये कौन कराता है? तो लैक्टोबैसिलस एक एंजाइम है। लैक्टोबैसिलस क्या करता है? मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में। तो ये जितने भी एग्जांपल्स हैं, ये रिएक्शंस हैं, ये पूछे जा सकते हैं। कुछ और सम एंजाइमेटिक रिएक्शन, उसी ऊपर वाला रिएक्शन को बस एक टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है, एंजाइम और एंजाइमेटिक रिएक्शन, ये तो ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ लिया है। एक नई चीज़ में क्या दिया है? सोर्स, कि एंजाइम कहाँ से निकाले गए हैं। तो इन्वर्टेज ईस्ट से निकाला गया है, जाइमेज ईस्ट से निकाला गया है, डाइस्टेज माल्ट से निकाला गया है, माल्टेज ईस्ट से निकाला गया, यूरिएज सोयाबीन से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा, पेप्सिन कहाँ से है? तो स्टोमक से है। बाकी रिएक्शन तो हम लोग अभी ऊपर पढ़ ही रखे थे कि इन एंजाइमेटिक रिएक्शन में एंजाइम ये यूज हो रहे हैं। और अब इसमें नई चीज़ क्या निकल इस टेबल में कि सोर्स क्या है। तो एक टेबुलर फॉर्म में है तो याद करना आपके लिए और आसान रहेगा। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस की। भाई एंजाइम कैटालिसिस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो एंजाइम कैटालिसिस इज यूनिक इन द एफिशिएंसी एंड हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी। एंजाइम कैटालिस्ट जनरल कैटालिस्ट से किस तरीके से डिफरेंट है? एक तो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है और बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। तो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर एग्जिबिटेड बाय द एंजाइम कैटालिसिस, तो वो ये 8-9 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनसे भी डायरेक्ट इससे क्वेश्चंस बनते हैं। मोस्ट हाईली एफिशिएंट, ये बहुत ही ज़्यादा एंजाइम्स क्या होता है? एफिशिएंट होता है। रीजन देखिए क्या लिख रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एन एंजाइम में ट्रांसफॉर्म 1 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट पर मिनट। ये इतना ज़्यादा एफिशिएंट होता है कि 1 मिनट में 1 मिलियन मॉलिक्यूल को क्या कर सकता है? ये ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो इतना ज़्यादा एफिशिएंट है। हाईली स्पेसिफिक इन नेचर,
Each enzyme is specific for a given reaction. That is, one catalyst cannot catalyze more than one reaction. For example, enzyme urease catalyze hydrolysis of urea only. It does not catalyze the hydrolysis of any other amide. तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है. हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर. तो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे हाईली एक्टिव होता है. क्या लिख रहा है? द रेट ऑफ एन एंजाइम रिएक्शन बिकम मैक्सिमम एट अ डिफरेंट टेम्परेचर. उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर. On either side of optimum temperature, the enzyme activity decreases. The optimum temperature range for enzymatic activity is 298 से 310 केल्विन होता है. अच्छा, ह्यूमन बॉडी के लिए ये जो टेम्परेचर वो कितना होता है? 310 केल्विन क्या होता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी के लिए. जनरल जो रेंज होता है 298 से 310 फॉर डिफरेंट एनिमल और प्लांट. हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच. पीएच सेंसिटिव भी होता है. द रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन इज मैक्सिमम एट पर्टिकुलर पीएच कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच. और वो पीएच का रेंज होता है वो 5 से 7 के बीच में होता है. इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर एंड को एंजाइम. द एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सबस्टेंस नोन एज को एंजाइम. तो वहाँ प्रोमोटर बोल रहे थे और यहाँ हम उसको को एंजाइम बोलते हैं. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट व्हेन अ स्मॉल नॉन प्रोटीन यानी विटामिन इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद एन एंजाइम then the catalytic activity is enhanced considerably. तो वो विटामिन के प्रेजेंस में, नॉन प्रोटीन विटामिन के प्रेजेंस में, जिसको हम कोएंजाइम बोल रहे हैं, कि एक्टिविटी बढ़ जाती है. एक्टिवेटर्स आर जनरली मेटल आयन सच एज. एक्टिवेटर्स कौन होते हैं? जनरली मेटल आयन Na+, Mn+2, कोबाल्ट+2, कॉपर+2, ये एक्टिवेटर्स हैं. These metal ions which weakly bonded to enzyme molecule increase their catalytic activity. Amylase in presence of sodium क्लोराइड. ठीक है ना. यानी कि जो एक्टिवेटर हैं वो एक्टिविटी बढ़ा देते हैं. Na+ यहाँ पर कैटेटिव वेरी एक्टिव. Na+ के प्रेजेंस में एमाइलेज क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता है. फिर इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर एंड पॉइजन. लाइक ऑर्डिनरी कैटलिस्ट, एंजाइम्स आर आल्सो इनहिबिटेड आर पॉइजन बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सबस्टेंस. द इनहिबिटर आर पॉइजन इंटरेक्ट विद द एक्टिव फंक्शनल ग्रुप ऑफ द एंजाइम सरफेस and often reduce or completely destroy the catalytic activity of the enzyme. कि जो इनहिबिटर होते हैं तो जो एक्टिव साइट्स होते हैं, एक्टिव ग्रुप्स होते हैं, उनको ही ये क्या कर देते हैं? उनके साथ वो बाइंड कर जाते हैं और उसकी एक्टिविटी को ख़त्म कर देते हैं. द यूज ऑफ मेनी ड्रग्स इज रिलेटेड टू देयर एक्शन एज एंजाइम इनहिबिटर इन द बॉडी. तो जो ड्रग्स, जब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आप पढ़ेंगे तो जो बॉडी के अंदर जो दवाएँ काम करती हैं वो इसी फंडामेंटल प्रोसेस पे काम करती हैं कि वो बॉडी के अंदर जाके जो दवा होती हैं वो कुछ न कुछ चीज़ों को इनहिबिट कर देती हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देती हैं. तो दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम. ओके. अब एक लास्ट टर्म है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, की कैसे एंजाइम कैटालिसिस करता कैसे है. सो देयर आर नंबर ऑफ कैविटीज प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल ऑफ एंजाइम. दीज कैविटीज आर कैरेक्टरिस्टिक शेप एंड पजेज active groups like amide, COH, SH, OH, etc. And these are actually the active center on the surface of enzyme particle. क्या बोल रहा है कि जो एक्टिव साइट्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? NH2, COH, यही सब ग्रुप होते हैं. ठीक है ना. इसी पर आकर रिएक्टेंट बाइंड करते हैं. द मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट, जिसको हम सबस्ट्रेट बोलेंगे हम यहाँ पर, विच हैव कंप्लीमेंट्री शेप fit into the cavities just like the a key fit into the lock. यानी कि जो मॉलिक्यूल होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, उनका कम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर होता है कि इसीलिए इसी तरीके से एंजाइम स्पेसिफिक हो जाते हैं कि पर्टिकुलर रिएक्टेंट को क्या करते हैं? वो कैटालाइज करते हैं. ऑन अकाउंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव ग्रुप्स एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड. अब जैसे ही जब एक्टिव ग्रुप आपस में अटैच होते हैं तो एंजाइम और रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और जैसे ही कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज होता है इट विल फॉर्म द प्रोडक्ट. तो ध्यान से देखिए, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मीन्स रिएक्टेंट विल फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड फाइनली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट. और इसको इसने लॉक और की रिस्पेक्ट में बताया कि एंजाइम एक चाबी है और सबस्ट्रेट एक क्या है? एक ताला है. तो चाबी और ताला, आपको पता है कि हर चाबी से तो सारा ताला खुलता नहीं है. तो ये स्पेसिफिक क्या होता है? ये कम्प्लीमेंट्री होते हैं स्ट्रक्चर. तो उसमें ये अटैच हो जाते हैं और अटैच होने के बाद फाइनली
जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है और फाइनली ये एंजाइम सबस्ट्रेट को मीन्स रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए फाइनली एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो thus the enzyme catalyzed reaction may be considered to produce in two steps. पहला, binding of enzyme to substrate to form an activated complex यानी E plus S will form ES, ये complex है, and decomposition of activated complex to form product। ये complex टूटकर इसने प्रोडक्ट बना लिया। तो 2 स्टेप में ये रिएक्शन हो रहा है। इसी को लॉक की मैकेनिज्म भी बोलते हैं। और इस तरीके से एंजाइम क्या करता है, सारे रिएक्शंस को कैटलाइज करता है। ओके, यहाँ तक क्लियर? तो बेटा तो एक बेसिक ही आइडिया था, ये सारी बातें हम लोगों ने कवर कर ली हैं इसमें कैटलिस्ट के रिगार्डिंग। अब आप लोगों को बस ध्यान नहीं रखना है कि इसमें मैंने आपको जैसा ही बताया कि थ्योरेटिकल चैप्टर है, 2 से 3 बस क्या मिलने वाले हैं, इसमें फॉर्मूले मिलने वाले हैं, जिसमें से 2 फॉर्मूले तो आपको ऑलरेडी मिल ही चुके हैं, फैंडविक आइसोथर्म और लैंगम्यूर आइसोथर्म, और एक आध और छोटे छोटे फॉर्मूले आने वाले जो लेक्चर से बस मिलेंगे। तो 3 से 4 फॉर्मूले हैं इस पूरे चैप्टर्स में। तो बस इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट प्लस जो भी इंफॉर्मेशन है यही आपको तैयार करना है और यही डायरेक्ट एग्जाम से पूछे जाते हैं।